दशकों तक फिल्म की म्यूजिक शैडोज में रहती थी। वो इनविजिबल हैंड थी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंडरी वर्क थे। हम सिनेमा में एक एवोल्यूशनरी शिफ्ट के बीच जी रहे हैं। सिंगल रूम में 90 पीस लंदन कंटेम्परेरी ऑर्केस्ट्रा को रिकॉर्ड किया कि एक तरह का म्यूजिक होता है, इतना प्योर, इतना डीप कि वो लाइफ और डेथ, पास्ट और फ्यूचर के बीच वेल को पियर्स कर सके। यही इमर्जेंट पैराडाइम है, एक ओरिजिनल स्टोरी जो सब्सटेंशियली अपनी म्यूजिक की पावर पर बिकी। यही वो प्रूफ, वो कंसेप्ट था जिसकी पूरी इंडस्ट्री को जरूरत थी। म्यूजिक एज अ नरेटिव फोर्स। कैसे साउंड ट्रैक्स मॉडर्न सिनेमा की सक्सेस डिफाइन कर रहे हैं। दशकों तक फिल्म की म्यूजिक शैडोज में रहती थी। वो इनविजिबल हैंड थी, इमोशनल वॉलपेपर। तुम्हें उसे नोटिस नहीं करना था। एक स्कोर तब सक्सेसफुल माना जाता था जब वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए, जब वो इतनी सीमलेसली बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए कि तुम भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन कुछ फंडामेंटली शिफ्ट हो गया। 2025 और 26 में सबसे सेलिब्रेटेड फिल्म्स को उनकी सिनेमाटोग्राफी के लिए याद नहीं किया जा रहा, विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी नहीं, परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं। उन्हें याद किया जा रहा है तो वो कैसे सुनाई दे। हेवी सिंस जो ब्लूज गिटार में ब्लीड होती हो, ऑर्केस्ट्रा जो बिना स्टेम्स के रिकॉर्ड किए जाए ताकि कोई एक इंस्ट्रूमेंट डोमिनेट ना करे, साइलेंस जो एक वेपन की तरह यूज की गई और फिर एक झटके में तोड़ी भी गई। हम सिनेमा में एक एवोल्यूशनरी शिफ्ट के बीच जी रहे हैं। स्कोर अब स्टोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि बैकग्राउंड स्कोर ही स्टोरी है। आज हम एग्जैक्टली यही डाइसेक्ट करेंगे कि ये हुआ कैसे और इसका मतलब फिल्म के फ्यूचर के लिए क्या होगा। शुरुआत वहां से करते हैं जहां से हम आए हैं। सिनेमा की हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्से में म्यूजिक एक स्पेसिफिक हायरार्की में चलती थी। डायरेक्टर डायरेक्ट करता था, राइटर लिखता था, सिनेमाटोग्राफर शूट करता था और फिर अक्सर पोस्ट प्रोडक्शन में एक लगभग आफ्टर थॉट की तरह कंपोजर आता था और जो पहले से एग्जिस्ट करता था उसे ही स्कोर करता था। म्यूजिक रिएक्ट करती थी, वो लीड नहीं करती थी। क्लासिक हॉलीवुड मॉडल सोचो। बर्नार्ड हेरमान ने हिचकॉक की साइको के लिए स्ट्रिंग्स लिखे। फिल्म लॉक होने के बाद जॉन विलियम्स ने स्टार वॉर्स के आइकॉनिक ऑर्केस्ट्रल थीम्स डिलीवर किए। एक ऐसी फिल्म को जो जॉर्ज लूकस पहले ही एडिट कर चुके थे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंडरी वर्क थे, लेकिन फंडामेंटली वो रिस्पॉन्सिव थे। उन्होंने जो एग्जिस्ट करता था उसे एम्पलीफाई किया, उन्होंने उसे जनरेट नहीं किया। उस मॉडल ने मास्टरपीस दिए, लेकिन उसने एक सीलिंग भी बनाई, क्योंकि जब म्यूजिक रिएक्टिव होती है तो वो उतनी ही सरप्राइजिंग हो सकती है जितनी स्टोरी जिस पर वो रिएक्ट कर रही हो। वो एक ट्विस्ट को एनहांस कर सकती है, लेकिन खुद ट्विस्ट नहीं बन सकती। वो इमोशन को डीपन कर सकती है, लेकिन कुछ नहीं से इमोशन क्रिएट नहीं कर सकती। और मॉडर्न ऑडियंसेस जो इमर्सिव गेमिंग साउंडस्केप पर पले बड़े हो, जिन्होंने स्पॉटिफाई पर इमोशनल जर्नीज की तरह क्यूरेटेड प्लेलिस्ट सुनी हो, जिन्होंने ASMR और बाइनॉरल ऑडियो और पॉडकास्ट एक्सपीरियंस किए हो जहां साउंड डिजाइन पूरी स्टोरी टेलिंग हो, ये ऑडियंसेस फर्क फील कर सकती है। वो फील कर सकती है जब साउंड लीड कर रहा हो एंड जब नहीं कर रहा हो। अगर एक फिल्म है जो इस शिफ्ट को डिफाइन करती है, रायन कुगलर्स की सिनर्स। क्रिटिक्स ने नोट किया था कि म्यूजिक इस फिल्म की स्टोरी के लिए सेंटर थी, डेकोरेशन की तरह नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की तरह। फिल्म लिटरली अपनी ओपनिंग में किसी को यह एक्सप्लेन करते हुए शुरू होती है कि एक तरह का म्यूजिक होता है, इतना प्योर, इतना डीप कि वो लाइफ और डेथ, पास्ट और फ्यूचर के बीच वेल को पियर्स कर सके। और फिर एग्जैक्टली वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये कैसे साउंड करता है। सोचो, इसका सिनेमैटिक मतलब क्या है। ज्यादातर फिल्म्स अपने इमोशनल पीक तक प्लॉट के थ्रू पहुंचती हैं। एक कैरेक्टर आर्क रिजॉल्व होता है, एक रेवोल्यूशन लैंड होता है, एक सैक्रिफाइस होता है। लेकिन सिनर्स अपने ओपनिंग मिनट्स में ही अनाउंस कर देती है कि इस पूरी फिल्म का इमोशनल इंजन साउंड होगा, स्टोरी नहीं, कैरेक्टर नहीं। साउंड कंपोजर लुडविग ग्योर्सन ने सिर्फ फिल्म के लिए म्यूजिक नहीं लिखा। वो 3 महीने न्यू ऑर्लिन्स में रहे,
स्कोर को अंदर से बाहर की तरफ लिखते हुए कुगलर ने म्यूजिक को स्क्रीन प्ले में इस तरह इंटीग्रेट किया कि वो ऑर्गेनिक और अनफोर्स्ड फील हो। सब कुछ ग्योरनसन के शब्दों में ग्रेट इंटरनेशनैलिटी के साथ इंटरकनेक्टेड। सिनर्स को रिकॉर्ड 16 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस मिले और उसने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर भी जीता। लेकिन इससे भी जरूरी, उसने एक ओरिजिनल फिल्म के रूप में वर्ल्ड वाइड 370 मिलियन ग्रॉस किया। फ्रेंचाइज नहीं, सुपर हीरो आईपी नहीं, एक ओरिजिनल स्टोरी जो सब्सटेंशियली अपनी म्यूजिक की पावर पर बिकी। यही वो प्रूफ, वो कंसेप्ट था जिसकी पूरी इंडस्ट्री को जरूरत थी। अब कंसेप्ट में थोड़ा डीप जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर होना काफी नहीं है। बात यह है कि स्कोर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। म्यूजिक की एब्सेंस अब स्कोर है, गैप इंटेंशनल है, क्वाइट एक चॉइस है। मैक्स रिचर का हैमनेट के लिए स्कोर इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है, जहां म्यूजिक की एब्सेंस उतनी ही इमोशनली रेजोनेट हो जितनी उसकी प्रेजेंस। फिर जर्कसिन फेंड्रिक्स का बुगोनिया पर अप्रोच कंपेयर करो, जहां उन्होंने एयर स्टूडियोज में सिंगल रूम में 90 पीस लंदन कंटेम्परेरी ऑर्केस्ट्रा को रिकॉर्ड किया, डेलिबरेटली स्टेम्स अवॉइड करते हुए ताकि कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्रोमिनेंस ना ले। रिजल्ट एक अनवेयरिंग डेस्टिनी है। पियानो फ्रैगमेंट्स, डिस्टेंट ड्रोन्स, ब्रिटल परकसिव पल्सेस, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सिनेमैटिक म्यूजिक कितना बोल्डली इवॉल्व कर सकती है। स्कोर फिल्म के रूम्स को डेकोरेट नहीं कर रहा, स्कोर ही रूम्स है। और ये शिफ्ट इस बात में दिखती है कि ऑडियंसेस थिएटर्स में एक्चुअली कैसा फील करते हो। फिल्म साउंडट्रैक्स की ग्रोथ और इवोल्यूशन ने इस इमर्सिव क्वालिटी को और बढ़ाया है। साउंड अब सरेंडर की आर्किटेक्चर है। अब ये कमर्शियली फैसिनेटिंग हो जाता है। मॉडर्न फिल्म स्कोर क्रेडिट्स रोल होने पर नहीं मरता, उसकी एक सेकंड लाइफ होती है, और इंक्रीजिंगली वो सेकंड लाइफ उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी थिएट्रिकल रन। ऑस्कर नॉमिनेशंस सिर्फ टेक्निकल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बल्कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि म्यूजिक अब सिनेमा की आफ्टर लाइफ को कितनी डीपली शिफ्ट करती है। वो फ्रेज सोचो, सिनेमा का आफ्टर लाइफ। एक फिल्म रिलीज होती है, थिएटर्स में चलती है, फिर स्ट्रीमिंग पर आती है, और फिर ज्यादातर फिल्म्स के लिए डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन एक स्कोर जो स्टैंड अलोन इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में एग्जिस्ट करता है, वो स्पॉटिफाई पर, एप्पल म्यूजिक पर, ऑर्केस्ट्रल कॉन्सर्ट टूर्स पर जीता है। वो फिल्म से अनटेथर्ड हो जाता है, जो अपना खुद का कल्चरल ऑब्जेक्ट बन जाता है। पॉपुलर म्यूजिक ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, रीमिक्सेस इंस्पायर करते हैं, और कमर्शियल चार्ट सक्सेस अचीव करते हैं। फिल्म मेकर्स और कंपोजर्स पहले से ही कहीं ज्यादा क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि म्यूजिक सिर्फ आफ्टर थॉट न रहे, बल्कि स्टोरी टेलिंग का एक इंटीग्रल पार्ट भी बना रहे। ये फिल्म मेकिंग की इकोनॉमिक लॉजिक को बदलता है। एक पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर अब सिर्फ अवार्ड्स बीट नहीं है, ये मार्केटिंग है, कल्चरल करेंसी है, एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जो थिएट्रिकल विंडो से आउटलास्ट करती है। स्टूडियोज अब ये समझने लगे हैं और ये चेंज कर रहे हैं कि वो किसे हायर करे, कितना स्पेंड करे, और प्रोडक्शन में कंपोजर्स कितनी जल्दी रूम में एंटर करते हैं। सिनेमा का ग्रीक में लिटरली मतलब मूवमेंट है, लेकिन लॉजिक फॉलो करो। जब तुम सिनर्स से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे साथ क्या रहता है? सिनेमाटोग्राफी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितनी भी हो, जो तुम्हारे साथ रहता है वो है ज्यूक पॉइंट का साउंड। ब्लूज जो कुछ एंशिएंट और टेरिफाइंग में ब्लीड होता है, वो स्कोर जो तुम्हें फील करता है कि वर्ल्ड्स के बीच का वेल जेन्युइनली थिन। जॉनी ग्रीनवुड का वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए स्कोर अपने स्टैकेटो पियानो नोट्स और पियर्सिंग स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा के साथ इतना टेंशन क्रिएट करता है कि लिसनर घर पर किसी भी इमेज के बिना फिल्म की इमोशन को रिवील कर सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव लिसनर को विजुअल्स की जरूरत ही नहीं, साउंड वर्ल्ड कंप्लीट करता है।
यही इमर्जेंट पैराडाइम है। साउंड एक सेल्फ सफिशिएंट इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में, विजुअल एक लेयर के रूप में पावरफुल और एसेंशियल भी, लेकिन अब प्राइमरी कैरियर ऑफ मीनिंग नहीं। और जो कंपोजर्स ये समझते हैं वही मॉडर्न सिनेमा के सबसे सेलिब्रेटेड वर्क्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये पर्सपेक्टिव अलग तरह से हिट किया हो, कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम मॉडर्न सिनेमा की लैंग्वेज को फ्रेम बाय फ्रेम डाइसेक्ट कर रहे हैं और साउंड जो अभी अभी सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम बन गया है।